Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Faizan Noor and you are watching Economics TV. स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम इनपुट डिमांड फंक्शन, आउटपुट सप्लाई फंक्शन और प्रॉफिट फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि एक फर्म का जो फंडामेंटल ऑब्जेक्ट होता है या एक फर्म का जो फंडामेंटल गोल होता है दैट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। यानी एक फर्म जो है वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करना चाह रही होती है। और प्रॉफिट के बारे में हम जानते हैं कि प्रॉफिट जो है ये इक्वल टू होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट के। यानी अगर फर्म के रेवेन्यू में से उसकी कॉस्ट को जो है ना वो सबट्रैक्ट कर दिया जाए तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाता है। तो इस प्रॉफिट को मैक्सिमम करना ही एक फर्म का जो है ना वो एम होता है। अब यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है उसमें हमारे पास जो आउटपुट है दैट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फर्स्ट वन इज लेबर एंड द सेकंड वन इज कैपिटल। जबकि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसकी इक्वेशन हमारे पास है WL प्लस आर के, जिसमें W जो है वो वेजेस ऑफ लेबर को जो है ना वो इंडिकेट कर रहा है और जो L है ये हमारे पास यूनिट्स ऑफ लेबर का जो है ना वो इंडिकेटर है। इसी तरह से R जो है ये हमारे पास प्राइस ऑफ कैपिटल है और जो K है ये हमारे पास नंबर ऑफ कैपिटल्स हैं। तो अगर WL को हम देखें तो यहाँ पे जो WL है ये हमारे पास ओवरऑल एक्सपेंडिचर्स हैं किसी भी फर्म के लेबर के ऊपर। और इसी तरह से अगर हम आर के की बात करें तो आर के जो है ये हमारे किसी भी फर्म के जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो है कैपिटल के ऊपर। तो अगर फर्म के लेबर पे टोटल एक्सपेंडिचर्स और इसी तरह से जो कैपिटल पे टोटल एक्सपेंडिचर्स हैं इनको हम ऐड करें, इनका सम लें तो हमारे पास टोटल कॉस्ट जो है ना वो फर्म की आ जाती है। तो यहाँ पे चूंकि हमने कहा कि जो प्रॉफिट होता है वो इक्वल होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट के, तो साफ जाहिर है कि जो रेवेन्यू होता है अगर फर्म की आउटपुट दी गई हो तो फर्म का जो रेवेन्यू होगा दैट वुड बी इक्वल टू वाई मल्टीप्लाइड बाय पी। ये हमारे पास रेवेन्यू का जो है ना वो फार्मूला होगा। तो यहाँ पे हम फर्ज करते हैं कि प्राइसेस को हम नॉर्मलाइज करते हैं और जो प्राइस है उसको नॉर्मलाइज करने के लिए हम कंसीडर करते हैं कि P इज इक्वल टू 1 है। तो अगर P इज इक्वल टू 1 होगा तो इस फार्मूले में अगर P की जगह पे हम 1 ऐड करें, 1 पुट करें तो y मल्टीप्लाइड बाय 1, तो इस हिसाब से जो फर्म का रेवेन्यू होगा वो सिंपली इक्वल होगा सब फर्म की आउटपुट के। यानी जितनी फर्म की आउटपुट होगी उतना ही फर्म का जो है ना वो रेवेन्यू होगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो फर्म का जो रेवेन्यू है वो क्या दिया हुआ है, y के इक्वल, और y किसके इक्वल है, L अल्फा और K बीटा के। तो अगर हम ये वाली वैल्यू जो है ना वो आर की प्रॉफिट फंक्शन के अंदर पुट करें तो वो हमारे पास बनेगी, सिंपल सी बात है, y माइनस और c की इक्वेशन हमारे पास है WL प्लस आर के। तो ये ओवरऑल हमारे पास प्रॉफिट की जो है ना वो इक्वेशन बन जाएगी। अब यहाँ पे आउटपुट को हमने देखा हुआ है कि आउटपुट जो है वो बराबर है, यानी y इज इक्वल टू एल्फ रेज टू पावर अल्फा और k रेज टू पावर बीटा। तो अगर इस y को हम रिप्लेस कर दें एल अल्फा और k बीटा के साथ तो हमारे पास जो प्रॉफिट फंक्शन की इक्वेशन बनेगी वो बनेगी एल अल्फा के बीटा माइनस इनटू WL प्लस आर के। तो ये हमारे पास प्रॉफिट फंक्शन की जो है ना वो इक्वेशन बन जाएगी। अब साफ जाहिर है कि फर्म का जो एम है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए सबसे पहले हम नेसेसरी कंडीशन अप्लाई करेंगे। अब चूंकि आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, या दूसरे लफ्जों में ये जो फंक्शन है ये मल्टी वेरिएबल फंक्शन है कि इसमें हमारे पास दो जो है ना वो वेरिएबल्स हैं, लेबर और कैपिटल, जिनके ऊपर जो है ना वो प्रॉफिट डिपेंड कर रहा है। तो अगर मल्टी वेरिएबल फंक्शन हो तो साफ जाहिर है कि फिर हम पार्शियल डेरिवेटिव जो है ना वो लेंगे प्रॉफिट फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू एक्सप्लेनेटरी और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्रॉफिट फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे लेबर के हिसाब से। तो वो हमारे पास बन जाएगा अल्फा एल अल्फा माइनस 1। साफ जाहिर है कि जब हम लेबर के हिसाब से डेरिवेटिव ले रहे हैं तो एल जो है वो लेबर का इंडिकेटर है, इसकी पावर अल्फा है तो अल्फा एल के साथ मल्टीप्लाई होगा और अल्फा में से एक जो है ना वो हम सबट्रैक्ट कर देंगे। जबकि जो के बीटा है ये हमारे पास उसी तरह से आ जाएगा, फिर माइनस उसी तरह से। और यहाँ पे अगर आप देखें तो आर के जो है, चूंकि ये अब यहाँ पे कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, एल का डेरिवेटिव 1 बन जाएगा।
क्योंकि हम एल के हिसाब से डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो 1 जब डब्ल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास माइनस डब्ल्यू आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है ना वो फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव जो है ना वो प्रॉफिट फंक्शन का लेबर के हिसाब से जो है ना वो आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम ये करेंगे कि हम इस प्रॉफिट फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो कैपिटल के हिसाब से लेंगे। तो वो हमारे पास क्या बनेगा, हम करेंगे पाई के, यानी अब प्रॉफिट फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो हम के हिसाब से लेंगे। तो अब के हमारा वेरिएबल होगा। तो साफ जाहिर है कि ये हमारे पास के है, के की पावर हमारे पास बीटा है, तो बीटा हम पहले लिख लेंगे, फिर उसके बाद एल रेज टू पावर अल्फा उसी तरह से आ जाएगा, और के बीटा में से एक जो है ना वो हम सब ट्रेड कर देंगे, तो ये इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। अब अगर आप इस जो कॉस्ट वाली हमारे पास वैल्यूज इनको देखें तो साफ जाहिर है कि अब जो पार्शियल डेरिवेटिव हम ले रहे हैं वो के हिसाब से ले रहे हैं। तो यहाँ पे लेबर कांस्टेंट कंसीडर होगी, तो अगर लेबर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होगा, तो ये एक्सप्रेशन डब्ल्यू एल वाला जो है ना ये हमारा जीरो हो जाएगा। पीछे हमारे पास रह जाएगा आर के, तो के हिसाब से डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। 1 को आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आर जो है ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह ये जो सेकंड डेरिवेटिव पार्शियल है हमारे पास, ये हमारे पास पाई के या सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव आ गया। अब साफ जाहिर है कि जब हम नेसेसरी कंडीशन अप्लाई करते हैं तो अकॉर्डिंग टू नेसेसरी कंडीशन हम क्या करते हैं कि जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, यानी लेबर के हिसाब से जो प्रॉफिट का पार्शियल डेरिवेटिव है, और इसी तरह से हमारे पास जो कैपिटल के हिसाब से पार्शियल डेरिवेटिव है, इन दोनों को हम जीरो के इक्वल कर देते हैं। तो साफ जाहिर है कि जो लेबर के हिसाब से पार्शियल डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू है हमारे पास अल्फा एल अल्फा माइनस 1 के बीटा माइनस डब्ल्यू, तो ये हमारे पास जीरो के इक्वल हो जाएगा। यानी एक हमारे पास ये वैल्यू थी जिसको हमने जीरो के इक्वल जो है ना वो किया है। अब अगर हम दूसरा देखें तो उसमें हमारे पास है जी, जो सेकंड हमारे पास हमने पार्शियल डेरिवेटिव लिया है उसकी वैल्यू है हमारे पास बीटा एल अल्फा के रेज टू पावर बीटा माइनस 1 माइनस आर इज इक्वल टू जीरो। तो ये अब हमारे पास दो जो है ना वो इक्वेशंस बन गई। अब साफ जाहिर है कि ये लेबर के हिसाब से डेरिवेटिव है, तो अगर हम इसको लेबर के लिए सॉल्व करते हैं और बाकी सारे एक्सप्रेशंस जो है ना अगर हम राइट साइड पे ले जाएं, तो सबसे पहले हम W को राइट साइड पे अगर लेके जाते हैं तो ये बनेगा अल्फा एल रेज टू पावर अल्फा माइनस 1 के बीटा, और ये जो W है दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव का W जो है ना वो बन जाएगा। अब यहाँ पे आप लेबर को इधर ही रहने दें और अल्फा और जो के बीटा है इन दोनों को आप राइट साइड पे ले आए। इन दोनों को जब हम राइट साइड पे लेके आएंगे तो साफ जाहिर है ये हमारे पास बन जाएगा एल रेज टू पावर अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर अल्फा के बीटा। अब हमने चूंकि लेबर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उस सूरत हालत में हम क्या करेंगे कि जो पावर में हमारे पास अल्फा माइनस 1 है इसको भी हम राइट साइड पे लेके आएंगे। तो इसको जब राइट साइड पे लेके आएंगे तो लेबर की जो वैल्यू बनेगी that would be equal to W over alpha k beta raised to power 1 over अल्फा माइनस 1। तो ये जो हमारे पास वैल्यू निकली है दिस इज कॉल्ड द एलस्टेरिक वैल्यू, यानी ये जो हमारे पास वैल्यू है बेसिकली ये हमारे पास वो ऑप्टिमल लेवल होगा लेबर का, जो एक फर्म जो है ना वो हायर करेगी तो उसका प्रॉफिट जो है ना वो मैक्सिमम हो जाएगा। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को जो है ना वो के लिए सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप ये होगा कि हम आर को राइट साइड पे ले जाएंगे। तो पीछे हमारे पास बच जाएगा बीटा एल अल्फा के बीटा माइनस 1 इज इक्वल टू आर। अब के को इधर ही रहने दें और ये दोनों एक्सप्रेशन जो है इनको राइट साइड पे ले जाएं। इधर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएंगे, ये बनेगा के बीटा माइनस 1 इज इक्वल टू आर ओवर बीटा एल अल्फा। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे कि ये जो पावर है बीटा माइनस 1 इसको भी हम राइट साइड पे लेके जाएंगे। जब इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये हमारे पास बनेगा के इज इक्वल टू सॉरी के इज इक्वल टू आर ओवर बीटा एल अल्फा रेज टू पावर 1 ओवर बीटा माइनस 1। तो ये जो हमारे पास वैल्यू आई है ये बेसिकली हमारे पास
इक्विलिब्रियम जो है ना या ऑप्टिमल वैल्यू हमारे पास जो है ना वो कैपिटल की है, जिसको हम के स्टेरिक का भी जो है ना वो नाम दे सकते हैं। तो अब यहाँ पे ये जो दो हमारे पास ऑप्टिमल वैल्यूज आई हैं, एक हमारे पास एल स्टेरिक की वैल्यू है और दूसरी हमारे पास के स्टेरिक की वैल्यू है। तो ये जो एल स्टेरिक की वैल्यू है और इसी तरह से ये जो के स्टेरिक की वैल्यू है, इन दोनों को जो नाम दिया जाता है दैट इज कॉल्ड इनपुट डिमांड फंक्शन। यानी हमारे पास जो एल स्टेरिक की वैल्यू है और उसी तरह से हमारे पास जो के स्टेरिक की वैल्यू है, इन दोनों को इनपुट डिमांड फंक्शन का जो है ना वो नाम दिया जाता है। सो तो एल स्टैरिक और के स्टैरिक हमारे पास क्या आ गया, इनपुट डिमांड फंक्शन जो है ना वो ये हमारे पास आ जाएंगे। उसके बाद अगर हम जो प्रॉफिट फंक्शन है उसको देखें, तो हमारे सॉरी अगर हम आउटपुट फंक्शन को देखें, तो जो हमारे पास आउटपुट फंक्शन था दैट वाज y इज इक्वल टू एल अल्फा के बीटा। तो अगर हम इस आउटपुट फंक्शन को, यानी ये जो हमारे पास आउटपुट फंक्शन है y इज इक्वल टू एल अल्फा के बीटा, इसमें इस l को हम रिप्लेस करें एल स्टेरिक के साथ और इसी तरह से इस k को हम रिप्लेस करें के स्टेरिक के साथ। यानी जो हमने स्टैटिक वैल्यूज फाइंड आउट की हैं, ऑप्टिमल वैल्यूज फाइंड आउट की हैं लेबर और कैपिटल की, अगर हम इस आउटपुट फंक्शन को एल स्टैटिक और के स्टैटिक पे जो है ना वैल्यूएट करें, तो हमारे पास जो आउटपुट का फंक्शन बनेगा दैट वुड बी इक्वल टू वाई इज इक्वल टू, ये हमारे पास है डब्ल्यू ओवर अल्फा के बीटा, अल्फा के रेज टू पावर बीटा होल की पावर हमारे पास थी 1/अल्फा-1, और फिर ये तो हमारे पास आ गई ना एल स्टैरिक की वैल्यू, एल को हमने रिप्लेस किया एल स्टैरिक पे, फिर ये जो अल्फा था ये पावर के तौर पे हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसी तरह से हम जो के की वैल्यू है वो पुट करते हैं और वो है हमारे पास आर ओवर बीटा एल रेज टू पावर अल्फा, और इसकी पावर हमारे पास आ गई 1/बीटा-1, और सारे की पावर ओवरऑल जो पावर हमारे पास आएगी दैट वुड बी बीटा। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आई दिस इज कॉल्ड वाई स्टेरिक। इसको अगर आप मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास बनेगा वाई स्टेरिक इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर अल्फा के रेज टू पावर बीटा होल की पावर हमारे पास आ जाएगा अल्फा-1। यानी ये जो अल्फा है ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अल्फा 1 से मल्टीप्लाई होगा ऊपर अल्फा आ जाएगा, और ये बन जाएगा हमारे पास आर ओवर बीटा एल अल्फा, और सारे की पावर हमारे पास आ जाएगी बीटा ओवर बीटा-1। तो ये जो अभी मैंने वाई स्टैरिक की वैल्यू जो है ना वो फाइंड आउट की है, ये वाई स्टैरिक की वैल्यू दिस इज कॉल्ड आउटपुट सप्लाई फंक्शन। यानी जो एल स्टैरिक और के स्टैरिक की वैल्यूज होंगी वो हमारे पास इनपुट डिमांड फंक्शन कहलाएगा, और ये जो वाई स्टैरिक की वैल्यू हमारे पास आई है दिस इज कॉल्ड और दिस इज टर्म्ड एज आउटपुट सप्लाई फंक्शन। तो ये हमारे पास जो वाई स्टैरिक है दिस वुड बी द आउटपुट सप्लाई फंक्शन जो हमारा ये न्यूमेरिकल है उसके अंदर। अब उसके बाद थर्ड प्रोसेस के अंदर हम क्या करेंगे, थर्ड प्रोसेस के अंदर हम ये करेंगे कि हमारे पास जो एल स्टैरिक और के स्टैरिक की वैल्यूज हैं, यानी ये जो एल स्टैरिक की वैल्यू है और इसी तरह से ये जो के स्टैरिक की वैल्यूज है, इन दोनों वैल्यूज को हम इस प्रॉफिट इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। ये हमारे पास इक्वेशन उसकी जो है ना वो प्रॉफिट की इक्वेशन है। तो अगर मैं उसमें पुट करूं तो ये हमारे पास बनेगा पाई इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर अल्फा के बीटा रेज टू पावर सॉरी रेज टू पावर अल्फा ओवर अल्फा-1 and r over beta l alpha raised to power beta over beta-1 माइनस w, और l की जगह पे फिर l स्टैरिक की वैल्यू जो है ना वो हम पुट करेंगे, तो वो हमारे पास बन जाएगा जी